नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 35वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जो कि संविधान है इसके बारे में विशेष जानकारियों को प्राप्त किया। अब तक के जो लेक्चर रहे, लगभग 34 जो लेक्चर आए, इनमें हमने अध्ययन किया। सबसे पहले भाग में हमने अध्ययन किया भारत राज्य के बारे में, हमारे राज्य को किस प्रकार से संविधान में दर्जा दिया गया है या इसको रखा गया है। दूसरे भाग में हमने लोगों की बात की कि उनको किस प्रकार से भारत देश में नागरिकता दी गई है। तीसरे भाग के अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन किया, जो हमारे यहाँ पर नागरिक हैं उनको किस प्रकार के मौलिक अधिकार मौजूद हैं या उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद हमने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं किसी व्यक्ति को लेकर, और इसके बाद हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार के अध्ययन हम अब तक कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 368, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वह 368 होता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इसमें संविधान संशोधन की पावर आती है, जो कि अनुच्छेद 20 के जो कि भाग 20 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद की संख्या है 368। इस आर्टिकल के माध्यम से हम संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकते हैं, चूँकि हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ में लूपहोल्स होते हैं। आर्टिकल 13 बात करता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में इनको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 13 और 68 के बीच एक डिस्प्यूट होता है। तो इस प्रकार की बातें एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। आपसे सीधे तौर पर कोई भी आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। आज की स्थिति ऐसी है कि कंपटीशन के दौर में हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन अंदर से आते हैं। तो ये आपको इस प्रकार के अध्ययन की बहुत ही आवश्यकता है और इस प्रकार के अध्ययन के लिए हम आपके सामने यह सारी जानकारी लाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी टॉपिक है उसमें कितनी गहराई से पूछ लिया जा सकता है और कितनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं आर्टिकल 368, जो कि संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। सारी जानकारी को हमने यहाँ पर लिख लिया है और बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मेरे द्वारा दी जाएगी। संविधान संशोधन के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा और इतने समय में हमारा संपूर्ण संविधान बन के तैयार हो गया। चूँकि हम देख सकते हैं कि जो संविधान का संशोधन वाला हिस्सा है, 368 वाला हिस्सा है, यह संपूर्ण संविधान को प्रभावित करता है। तो हम देख सकते हैं इतना सारा समय लगने के बाद हम देख सकते हैं कि 60 देशों के संविधान को जांच परख कर हमने अपने संविधान को बनाया है। इनकी सारी बातों को हमने रखा और उनको जैसे हमारे देश की परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार परिवर्तित भी किया है। आगे हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन का बना हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। और आज हम लगभग 70 वर्ष पूरे कर चुके हैं इसी संविधान के साथ। तो हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार यह समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार चला आ रहा है। यानी हम देख सकते हैं कि संविधान को एक जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं तो इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। जो हमारी संसद होती है इसमें बिल लाए जाते हैं जिनके माध्यम से कुछ परिवर्तन होते हैं, नए कानूनों को जोड़ा जाता है, पुराने कानूनों को संशोधित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो कि संविधान निर्माताओं द्वारा एक बुक बना दी गई थी जिसके हिसाब से हमारी कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं। राज्य में समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता होती है, इस बात को संविधान निर्माताओं द्वारा समझा गया तथा इसके लिए संविधान में एक विकल्प आर्टिकल 368 बनाया गया, जो कि संविधान में संशोधन की बात करता है। जैसे ही परिस्थितियां आती हैं कि आपको संविधान में कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो वहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है 368 वह कार्य करता है। आगे देखते हैं। यह अनुच्छेद संविधान निर्माताओं की गहरी सोच का नतीजा है। यानी आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि संविधान निर्माताओं की कितनी गहरी सोच थी, उनके द्वारा किस तरीके से सोचा गया था कि भविष्य में जो भी जैसी भी परिस्थितियाँ आएंगी उनके अनुसार हमारा संविधान वैसा ही बना रहेगा और वैसे ही कार्य करता रहेगा।
संशोधन की शक्ति होने के कारण संविधान को अंशतः कठोर व अंशतः लचीला कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि जैसे ही जो संशोधन की बात आती है तो हम देख सकते हैं कुछ संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं, यानी कुछ संशोधनों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि संविधान के संशोधन में कठोरता प्रदान करता है, और कुछ सामान्य बहुमत से पास कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर हम सामान्य और विशेष बहुमत के बारे में समझाएंगे। आप बने रहें इस लेक्चर के साथ। तो हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ संशोधन आसानी से हो जाते हैं, कुछ संशोधन कठिनाई से होते हैं, अतः इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला कहा जाता है। संविधान में संशोधन की शक्ति के कारण ही इसे जीवित दस्तावेज कहा जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि मान लो कोई पर्सन है, उसको आप देख सकते हैं कि वह जीवित है आजीवित है। यदि व्यक्ति शांत सीधा पड़ा हुआ है तो आप यह सोचेंगे कि या तो वह सो रहा है या वह मृत अवस्था में है। यदि व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, तो उसे आप जीवित कहते हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि संविधान में संशोधन की शक्ति यानी उसमें निरंतर परिवर्तन किए जा सकते हैं, और परिवर्तन किए भी रहे। आज लगभग 100 से भी अधिक संशोधन आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संविधान में परिवर्तन का हिस्सा यानी 368 होने के कारण ही इसे जीवित संविधान या जीवित दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इसे कभी भी बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 92वें व 93वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। पहले हमारी जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वह 2 टायर सिस्टम में आया करती थी। नगर पालिका व ग्राम पंचायत राज्य का विषय हुआ करती थी, राज्य के अंतर्गत ही इनको मैनेज किया जाता था। हम देख सकते हैं कि 92 व 93 जो संविधान संशोधन निकल कर आया, तो इस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को अलग से अपनी सरकार गठित करने की मान्यता दी गई। तो यहीं पर त्रिस्तरीय चुनाव की बात भी की जाने लगी, यानी हमारी जो सरकार है वह त्रिस्तरीय प्रकार की होती है। सबसे ऊपर आती है हमारी जो संसद आती है, जिसमें कि हम केंद्र देखते हैं, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर राज्य की बात होती है, और ग्राम पंचायतों के चुनाव जो होते हैं इनमें ग्रामों की बात की जाती है। तो 3 टायर सिस्टम पर हमारी सरकार चलती है। आइए आगे देखते हैं। हमारे देश द्वारा संविधान के संशोधन का तरीका कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को याद रखना चाहिए कि कौन से हिस्से कहाँ से लिए गए हैं। सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान संशोधन की जो आइडिया है वो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ना तो हमारा संविधान ब्रिटेन की संसद की तरह कठोर है। आपने आगे के व्याख्यान में जो पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की संसद सार्वभौमिकता के लिए जानी जाती है। वह खुद अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है और यह अपनी पावर्स को दर्शाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ना तो हमारा संविधान ब्रिटेन की संसद की तरह कठोर है और ना ही अमेरिका की तरह लचीला, जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट होने के कारण वह अपने राज्यों को भी यह आज़ादी देता है कि वह अपने संशोधन कर सके, अपने संविधान का निर्माण कर सके, दूसरे देश के साथ मिल सकें। तो इस प्रकार की पावर हमारा संविधान नहीं देता। हमारा संविधान भारत को अखंड बनाने की बात करता है, और ब्रिटेन का जो संविधान है वह क्या बात करता है कि यह एक रूप से अबाध रूप से इनको पावर्स होती हैं। इनकी पावर्स के जो यूज़ है वह यहाँ की जो सीनेट होती है, जो यहाँ की संसद होती है, उसमें किए जाते हैं। आगे देखते हैं। हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान 20वें भाग में और आर्टिकल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। केशवानंद भारती के इसके अनुसार आप संविधान को केवल इतना परिवर्तित कर सकते हैं जितना कि संविधान की मूल भावना को ठेस ना पहुँचे। यदि कोई संशोधन संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंच जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे नल एंड वाइड यानी निरस्त कर दिया जाएगा। तो 1973 में हम देख सकते हैं कि इससे पहले 1973 के पहले कुछ ऐसे केस आए जिसमें हम देख सकते हैं कि संविधान को अबाध रूप से परिवर्तित किया गया।
हम देख सकते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने संविधान को इस तरह से परिवर्तित करने का प्रयास किया कि संविधान की मूल भावना को भी ठेस पहुंच रही थी। तो हम देख सकते हैं कि इनको केस बाय केस इन्होंने जो जुडिशरी ने जो यहाँ पर निर्णय लिए, तो 1973 में केशवानंद भारती का जो केस आता है, यहाँ से मूल ढांचे का केस निकल कर आता है। आगे के व्याख्यान में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। केवल यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं, मान लो जैसे आपको बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है, तो जो घर की नींव होती है वह आपका घर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी आप घर में तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, यानी ऊपर पर आप इसमें बहुत सी टाइल्स लगा सकते हैं या आप इसकी दीवारों को अलग कर सकते हैं, वहाँ पर और भी निर्माण संबंधी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप नींव को नहीं बदल सकते, नींव आपकी वही रहेगी। तो इसी प्रकार 1973 का जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया, तो उसमें कहा गया कि आप संविधान को केवल वहीं तक परिवर्तित कर सकते हैं जहां तक मूल ढांचे की बात नहीं आती। जहां पर मूल ढांचे की बात आती है तो वहां पर संविधान में जो भी अनुच्छेद में जो भी परिवर्तन किए गए हैं, जो कि कानून में आपके परिवर्तन किए गए हैं, उनको निरस्त कर दिया जाएगा और यह जो पावर्स आ जाती है वह कोर्ट के पास आ जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट हावी हो जाता है सरकार के ऊपर। और हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा यदि कोई कॉन्सेप्ट लाया जाता है तो यहाँ पर बोल दिया जाता है कि यह मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो उसको केस को वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। आप समझ लीजिए कि संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। संशोधन की प्रक्रिया संसद द्वारा प्रारंभ की जाती है। यानी संशोधन जब हमें करना होता है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए, संसद में जाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कोई भी संशोधन मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति संशोधन नहीं करा सकता। तो यहाँ पर यह विधानसभा द्वारा प्रारंभ नहीं की जाती। तो यह भैया आपको बात याद रखनी है कि जो संशोधन की पावर्स है वह केंद्र के लिए दी गई है। कोई भी राज्य की विधानसभा इस प्रकार के प्रावधान नहीं रखती। कोई भी मतलब जो कि संविधान से संबंधित जो भी मुद्दा है उस पर कोई भी विधानसभा द्वारा यहाँ पर संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें आपको संसद में ही जाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं हम बिल को समझने का प्रयास करते हैं कि बिल क्या कहलाते हैं। यहाँ पर आप प्राइवेट बिल एवं सरकारी बिल को भी समझने का प्रयास करेंगे। यह किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है, यानी जो यहाँ पर मंत्री हुआ करते हैं, जैसे कि पीएम मोदी जी की जो कैबिनेट हुआ करती है तो उसमें मंत्री हुआ करते हैं। तो जब यह किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है, तथा इसे संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस को समझा कि क्या प्राइवेट है और क्या सरकारी बिल है। इसे लाने के लिए राष्ट्रपति की इजाज़त की आवश्यकता नहीं होती। यानी संसद के किसी भी सदस्य के लिए और मंत्री के लिए यह पावर्स होती है कि वह स्वयं से बिल ला सकते हैं। इसके लिए पहले से राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिल केंद्र से संबंधित है तथा इसे विशेष बहुमत पास कराना होता है। यह जो बिल है वह केंद्र से संबंधित होना चाहिए तथा इसे जब केंद्र से संबंधित जो बिल होता है उसके लिए विशेष बहुमत से कराना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर पूरी हमारी जो पार्लियामेंट है इसमें मेंबर्स की संख्या 100 है। तो यहाँ पर लगभग 75% लोगों की सहमति होनी चाहिए, यानी यह 1/3 से यहाँ पर बहुमत कराया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है, 245 और लोकसभा में सीटों की संख्या क्या है, 545। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से 50% सदस्य उपस्थित होना चाहिए। इसके साथ ही 2/3 बहुमत से मतदान की आवश्यकता होती है। तो कितनी कठिन प्रक्रिया के द्वारा कोई भी संशोधन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर संख्या आती है कि 245 और 545 में से लगभग इसका 50% हिस्सा यहाँ पर होना चाहिए और इसके अलावा 75% यानी 1/3 वोटिंग की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया होती है वह 3 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा में वोटिंग कराई जाती है, फिर लोकसभा में वोटिंग कराई जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आधे से एक अधिक राज्य की आवश्यकता होती है। यानी जैसे मान लो हमारे पास 30 राज्य हैं तो 30 में से
16 राज्यों की स्वीकार्यता हमारे लिए आवश्यक होगी। संशोधन की प्रक्रिया संयुक्त बैठक से नहीं कराई जा सकती। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यह जो यहाँ की प्रक्रिया होती है, संशोधन की प्रक्रिया, वह संयुक्त बैठक यानी जो 108 के आर्टिकल 108 के अंतर्गत आती है, जिसमें संयुक्त बैठक के प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की संयुक्त बैठक के द्वारा यह संशोधन की प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती। नए राज्य के निर्माण के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि आपको एक राज्य से 2 राज्य निकाल कर बनाने हैं तो यहाँ पर सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है 50 से 1 अधिक 50 प्लस 1, यानी 51% जो आपका हो जाता है, आधे से 1 अधिक की आवश्यकता होती है। तो आप आराम से अपने राज्य को अलग करा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कराया गया था, तो इसी प्रकार अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार अलग कराया गया था। बार बार इसमें संशोधन लाए गए, अतः राज्यों को विखंडित कर दिया गया। बिल को लोकसभा, राज्यसभा तथा किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, यानी बिल को जो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनमें से किसी के सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। यदि राज्यसभा का कोई सदस्य चाहे तो वह भी बिल ला सकता है। आगे देख सकते हैं संशोधन की प्रक्रिया में जब बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो उसे वह स्वीकार कर सकता है और इसके बाद वह अपने पास रख सकता है, यानी होल्ड करके रख सकता है, या तो उसे वह स्वीकार कर ले, साइन करके वापस कर दे। और दूसरी बात क्या होती है कि वह अपने पास रख ले, यानी उस पर विचार करने के लिए अपने पास होल्ड पर रख ले, या उसको क्या करते हैं, उसको सुधार के लिए वापस पार्लियामेंट को दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ एक बात को याद रखना है, यहाँ पर इसको निरस्त करने की शक्ति इसके पास नहीं होती। और जैसे ही वह राष्ट्रपति संसद के पास द्वारा इसके फिर से सुधार के लिए भेजता है और इसके बाद जो संसद के द्वारा सुधार किया जाता है, तो उस सुधार के बाद राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करना ही पड़ता है और अपने साइन करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में एक कोटेशन है कि इसे नाम मात्र का शासक कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी पावर्स नहीं होती कि यह किसी भी बिल को निरस्त कर दे, इसे साइन करके देना ही होता है। बस इतनी पावर होती है कि इसे वह होल्ड कर सकता है और एक बार फिर से संशोधन करने के लिए संसद के पास भेज सकता है। राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन को सामान्य बहुमत द्वारा पास किया जाता है, यानी जैसे ही हमें राज्य की सीमा का परिवर्तन करना है, उसकी सीमा को बढ़ाना है या घटाना है, इसके नाम को परिवर्तित करना है, तो इसको सामान्य बहुमत द्वारा पास किया जाता है। और राज्य के विखंडन की बात भी सामान्य बहुमत द्वारा पास करा ली जाती है। और सामान्य बहुमत का जो फंडा है वह आता है 50 से 1 अधिक, और 1/3 की बात जहाँ पर आती है उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। बस इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं नीति निर्देशक तत्वों में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है या मौलिक अधिकारों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत कौन सा है? ये है 1/3। जिन मुद्दों पर राज्य प्रभावी होता है उन पर विशेष बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी हम देख सकते हैं कि जिन मुद्दों पर राज्य प्रभावी होते हैं, यानी राज्यों द्वारा यहाँ पर संशोधन कराए जाते हैं, तो उन पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इनमें राज्यों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी अन्य राज्य से इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अमेरिका को जो राज्यों की समक्ष शक्ति होती है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका के राज्यों के पास खुद की शक्ति होती है कि वह संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय राज्यों के पास यह शक्ति नहीं होती कि वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकें। यहाँ पर उनको केंद्र के पास जाना पड़ता है। अब हम देख सकते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल आता है अपना 368, इसकी आलोचना किस प्रकार की जाती है। तो आलोचनात्मक पक्ष भी आपसे आंसर राइटिंग में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको इस बात को याद रखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उधार लिया गया है, यानी हमने जैसे ही देखा कि इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी हमने किसी दूसरे संविधान से उधार ली है। तो इस प्रकार की आलोचना की जाती है। अधिक समय लगा है, यानी
जो हम देख सकते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा है, इसको अधिक समय बताया जाता है कि अधिक समय लगा है। संयुक्त बैठक के प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने पढ़ा है कि यह प्रावधान नहीं है। कोटेशन में यही सब बातें पूछ ली जाती हैं कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वह संयुक्त बैठक से पास कराई जाती है। तो यहाँ पर आपको दे देगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आप कोई इन बातों को याद रखना ज़रूरी होता है और आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। यानी आपको प्री की भी तैयारी करनी है तो आपको इतना विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है और इतना आपके लिए सफिशियंट है। संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है, यानी हम देख सकते हैं कि विशेष बहुमत जहां पर आ जाता है वहां पर संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत ही कठिन हो जाती है। यदि संशोधन नहीं हो पाता तो निर्णय किसके पास चला जाता है, न्यायालय के पास चला जाता है। और संशोधन करने का जो निर्णय होता है यदि न्यायालय के पास चला जाता है तो इसमें बहुत सी हौच-पौच होती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार आपने आर्टिकल 368 के बारे में बहुत सी विशेष जानकारियों को प्राप्त किया है। यदि 368 यानी 368 संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है और आपने यह लेक्चर में अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा पाएंगे और कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो मेरी ये सब बातें आपको याद आएंगी। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। और ऐसे बच्चों तक इस व्याख्यान को पहुंचाने का प्रयास करें जो कि इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं।